बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत ने पाकिस्तान की सियासत में नई हलचल मचा दी है। फैज़ाबाद धरना केस पे जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं, उसकी समाअत से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा ने अपनी रिव्यू पिटिशंस वापस लीं और उसके बाद फेडरेशन ने और उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने भी आज अपनी जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो वापस ले ली। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि जब ये धरना हुआ था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा थे। और जब फ़ैसला लिखा गया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पार्टी की तरफ से भी एक रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की और फेडरेशन की तरफ से भी एक रिव्यू पिटिशन फ़ाइल की। और अब जबकि निगरान हुकूमत है तो फेडरेशन ने भी अपनी रिव्यू पिटिशन वापस ले ली और तहरीक इंसाफ ने भी अपनी रिव्यू पिटिशन वापस ले ली। तो क्या ये फैज़ाबाद धरना केस में जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद हो सकता है, नहीं हो सकता, और इसकी क्या अहमियत है? इससे जुड़े हुए बहुत से सवालात हैं और इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमने दावत दी है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, जब फैज़ाबाद धरना हुआ तो उस वक्त आपकी हुकूमत थी और जो एक तहरीक लब्बैक के साथ तहरीरी मुआहदा हुआ था उस पर एहसन साहब के दस्तखत भी थे, लेकिन फिर जब फ़ैसला आया तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उन्होंने तो उस पर फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं किया बल्कि फ़ैसला लिखने वाले पे उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया। अब उन्होंने आज पिटीशन वापस ले लिया। आपका क्या ख्याल है कि ये फ़ैसला जो है इस पर अमल दरामद हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जो फ़ैसला था और जो उसके बाद में मुज़मरात सामने आए, वो भी हमारी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसका एक बड़ा अफसोसनाक बाब है। वो धरना क्यों हुआ, क्यों करवाया गया, क्या उससे नतायज जो थे वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, और उसका जो फ़ैसला आया उसके जो रिएक्शन आया उस वक़्त की हुकूमत की तरफ से या जो धरना करवाने वाले थे, लाजमी तौर पे वो दोनों शामिल थे उस रिएक्शन में। पीटीआई की हुकूमत और जिन्होंने धरना करवाया था वो भी। धरना बेसिकली पीएमएलएन के साथ जो उससे कुछ 6 महीने साल पहले मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये सारी उसकी कंटिन्यूएशन थी, उसका एक जारी और सारी जो है अमल था। मैं समझता हूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज जिसके ख़िलाफ़ जो है एक बाकायदा तहरीक चलाई जाती है, मौजूदा सदर ने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया, उस रेफरेंस की भी एक तारीख़ है। अगर इस तारीख़ पे नज़र डालें, फिर उनकी बेगम को भी जो एफबीआर के चक्कर लगाए गए, उनका झूठ जो है उनके ख़िलाफ़ जो है हर किस्म का जो है वो गढ़ा गया, ये सारी बातें बज़ाते ख़ुद एक कसौटी हैं कि फ़ैसला ठीक था। अगर उस फ़ैसले में कोई झोल होता, कोई ऐसी चीज़ होती जो कसौटी पे सच की कसौटी पे जो है ना वो ना पूरी उतर सकती, तो ये सारी बातें ना होती। लेकिन फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ ना कि पहले तो आपने मुझसे सवाल पूछा फ़ैसले के मुतल्लिक़। हाँ। मैंने फ़ैसले के मुतल्लिक़ अपना ओपिनियन दे आपने कहा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है। उस फ़ैसले पे अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि अगर उस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस जो थे उसके ऑथर थे उस फ़ैसले के, तो ये बज़ाते ख़ुद जो है उस पस मंज़र को सामने रखते हुए जो उस वक़्त तहरीक लब्बैक को जो है यहाँ पे लाया गया और फिर जो है जो कैश पकड़ाए गए, जो जाते वक्त लोगों को जो है दिए गए पैसे जो है दिए गए, वो वीडियो सारी वो है। लेकिन इसमें यह भी आप चीज़ में रखें कि आपकी हुकूमत के एक सीनियर मिनिस्टर ने एक तहरीरी मुआहदे पे दस्तखत किए जो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ और उसमें जनरल फैज़ मीर जो है वो उसके जामिन बने मुआहदे के। तो आप कुछ जो उनका कद काट था उस वक्त तो उनकी ज़मानत ही कबूल होनी चाहिए, मेरी तो बड़ी ज़मानत नहीं है कबूल होनी है। खाई साहब, थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं कि ये उनको लेके कौन आया था यहाँ पे फैज़ाबाद में? जो जिन लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश स्टार्ट की थी
वही लोग यहाँ पे तो लेके मियां नवाज शरीफ साहब ने तो बता दिया कि उनके खिलाफ साजिश किसने की थी। रिसेंटली एक मीटिंग में उन्होंने जो बात की है, जी जी नहीं, उन्होंने बिल्कुल उसमें बताने वाली बात ही कोई नहीं है। जनरल बाजवा, जनरल फैज और कुछ रिटायर्ड जज, बिल्कुल सही है, मैं ये उसको endorse करता ये हूं। लोग लेके आए थे तहरीक लब्बैक को फैजाबाद में। तहरीक लब्बैक जो है जितनी दफ़ा उस ज़माने में आई है, उसके बाद जो है अगर हो सकता है उन्होंने को आज़ाद फैसले भी किए हों, लेकिन उस ज़माने में जितनी दफ़ा भी आई है, जिन लोगों ने पैसे दिए, वो वीडियो जो है सबसे बड़ा सबूत थी कि उनको कौन लेके आया है और उन्होंने घर कौन तोड़ रहा है। अच्छा, तो उससे जनरल बाजवा और जनरल फैज उस धरने से क्या हासिल करना चाह रहे थे? सर उस वक़्त तो मेरा ख्याल है जो वाहिद जो मकसद था उनका यही था कि मियां नवाज शरीफ को किसी तरह जो है ना उसकी वापसी के तमाम रास्ते जो है बंद किए जाएं। अच्छा। और उसके साथ साथ PMLN के वापसी के भी रास्ते जो है वो बंद किए जाएं, जिसमें वो कामयाब हुए। ठीक है। कुछ देर बाद ये इलेक्शन हुए और उनको अपने मकसद में कामयाबी हुई। ये सारा जो फिल्म चली जिसमें पनामा भी था, जिसमें और भी बहुत सी चीज़ें थीं, जो बेटे से तनख्वाह ना लेने वाला सिलसिला जो था, JIT जो बनी, मियां नवाज शरीफ कैद हुए, मरियम कैद हुई, मियां नवाज शरीफ की बेगम जो है उस दौरान जो है चल बसी। ये सारा सिलसिला जो है वो जो एक बड़ा अफसोसनाक बाब है हमारी कौमी तारीख़ का, बड़ा एक सैड चैप्टर है, जिसके रिज़ल्ट में अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई। उनको इलेक्शन में कामयाब करवाया गया, जिसकी कीमत जो है वो PMLN ने वोटों के से भी अदा की, और उसके बाद जो है जो हमारे साथ जो है 4 साल में जो कुछ हुआ वो भी अदायगी। इसमें एक और भी सवाल पैदा होता है जी कि फरवरी 2019 में काजी फायज़ साहब ने फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट लिखी। जून 2019 में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया, और उसके बाद दिसंबर 2019 में PTI, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तीनों ने मिल के जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर दी। ये कैसे हुआ? भाई साहब, ये मैं उसका कोई जिसको क्या कहते हैं ना, कोई एक लॉजिकल उसका मैं को आर्गूमेंट नहीं दे सकता, लेकिन हमारी पार्टी की क़यादत ने ये फील किया कि इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं, हमें इस फ़ैसले के साथ जो है ना एक्सटेंशन के साथ जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब को जो है कहा गया, मैं मियां नवाज शरीफ को उसमें बड़ी ज़िम्मा करार देता हूँ कि ये मरूज़ी हालात में जो है उसमें एक शर्त लगाई मियां साहब ने। उन्होंने उनका एग्जैक्ट अल्फाज मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर मैं आपके रिकमेंडेशंस पे अमल दरामद करता हूँ और आपको इजाज़त देता हूँ इस चीज़ की, तो इसका क्विड प्रो को कोई नहीं होगा, इसकी कोई रिटर्न फेवर नहीं होगी। अच्छा। और उसका मैं एनी गवा हूँ। अच्छा। वो रिटर्न फेवर मुझे ऑफ़र हुई। हाँ, वो मुझे याद है। आपको याद है? वो रिटर्न फेवर मुझे ऑफ़र हुई। अब बता देना क्या थी फेवर? नहीं, फेवर जो है वो ये थी कि ये बात जो है ये दिसंबर की नहीं है, ये दिसंबर से बाद की है। जनवरी में वो मैच्योर हुआ था ना, जनवरी 2020 में वो मैच्योर हुआ था सारा मामला, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट। वोटिंग किस महीने हुई थी मैं आपको कैलेंडर देता हूँ। वोटिंग जिस महीने हुई ना, ये वोटिंग से कुछ देर पहले की बात है। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि आपने जो फैसला जो है वो कर लिया है, तो कोई इबहाम तो नहीं है? मैंने कहा जी कोई इबहाम नहीं है। मियां साहब ने बादल नखास साहब, क्योंकि उनको जो पार्टी की जो पाकिस्तान में मौजूद लीडरशिप, जिसमें मैं भी शामिल था, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा इन रिटर्न जो है आप क्या चाहते हैं? उसमें उन्होंने, मैं जो एक पर्सनल जो मुझे उन्होंने फेवर्स का कहा, वो एक अलग चैप्टर है, वो मैं नहीं बताना चाहूँगा। इधर बता दूंगा, वैसे भी आप गेस कर सकते हैं, अक्लमंद आदमी हैं आप जो है। लेकिन जो उन्होंने हुकूमत के हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी आप जून में पंजाब की हुकूमत ले लें। जून 2020? मेरा ख्याल है 19 नहीं था। नहीं, एक्सटेंशन तो दिसंबर में मिली ना आके, और जनवरी में वो मैच्योर हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा था।
बारह मेरा, लेकिन मैं फैक्ट्स मेरे जो है ना ठीक है। बिल्कुल सर जाए टाइम उन्होंने कहा पंजाब में आप ले लें गवर्नमेंट। पंजाब जून में ले लें, यानी जून कोई 2-3 महीने बाद जून आने वाला था, मुझे इतना याद है। ठीक है। और दिसंबर तक आप फेडरल हुकूमत ले लें। अच्छा। मैंने उनको कहा जी मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, मेरे लीडर ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कोई क्विड प्रो को नहीं। हमारी जो बात मानी हमारे लीडर ने, उसमें एक ये सबसे बड़ी शर्त थी। ठीक है। मैं हमारी कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। कथित तौर पे मैं कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, अब आपने ये जो सारी बातें बताई और उन्होंने एक अल्फाज इस्तेमाल किए, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम। हाँ, ये और वो अल्फाज इस्तेमाल किए। और वो बातें वो बहुत से लोगों के सामने करते थे। तो इस जजमेंट पर, अगर फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट पे अगर अमल दरामद हो जाता, तो वो साहब जो हैं, जो खुल्लम खुल्ला आपको ऑफ़र कर रहे थे कि पंजाब की गवर्नमेंट भी ले लो और फेडरेशन की वफाक की गवर्नमेंट भी ले लो, शायद वो ये काम ना कर सकते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो जजमेंट है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ताकि आइंदा फिर कोई आदमी इस तरह आपको ऑफरें ना करे। मीर साहब, ये हाइंडसाइट में तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें अपनी चाहते हैं कि करेक्ट कर लें या उनमें तस्सीह कर लें, उनको थोड़ा बहुत जो है उसकी नोक पलक जो है दुरुस्त कर लें। बहरहाल वो एक फैक्ट है जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। मैं पार्लियामेंट अच्छा, ज़रा ये थोड़ा सा बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया, जिस पे कुछ लोग आपकी पार्टी के अंदर भी बड़े परेशान हैं कि ये क्या इन्होंने बात कर दिया है कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब हो, जनरल फैज़ का भी, साकिब निसार का भी, आसिफ सईद खोसा का भी। और फिर आज कुछ अखबारों में ख़बरें हैं, ये मैं आपको ख़बरें दिखाता हूँ। वो है जी कि शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आई, नवाज़ का बयानिया तब्दील, अब नवाज शरीफ साहब का फ़ौजी अफसरों से मुतल्लिक मुहाजराई वाला बयानिया नहीं अपनाएंगे। तो आप देखें ना, जो फैज़ाबाद धरना केस का जो जजमेंट है वो भी ये कहता है कि सियासत में मुदाखलत करने वाले फ़ौजी अफसरान जो हैं उनका मुहासबा होना चाहिए। नवाज शरीफ भी वही बात कर रहे हैं, तो इस पर आपकी पार्टी के कुछ लोग इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं मीर साहब। आप मुहासबा जो है ना, मैं एक थोड़ा सा इसमें मैं कोई 1-1.5 मिनट लूँगा। मैंने ये आपके प्रोग्राम में भी कहा है, दूसरे प्रोग्राम में भी कहा है कि या तो ये है कि सारे जिन लोगों से गलतियाँ हुई हैं माजी में, जिनमें सियासतदान भी शामिल हैं, आप लोग मीडिया वाला भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, अदलिया भी शामिल है, या तो सारे जो जितने भी लोग जिनका 10, 15, 20, 30 साल में जो नहीं भी हैं दुनिया में, मैंने ये भी टीवी पे कहा हुआ है, वो एक इस कौम से जो आज हालात हैं हमारे, अगर उनको सामने रखा जाए तो उस कौम से कम एक माफ़ी ज़रूर ड्यू है। बाकी चीज़ें ना ड्यू हों, अगर आगे हमने चलना है तो हमने एक अगर कंसेंसस क्रिएट करना है किसी के ऊपर, मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा ये कहा है, अगर कोई कंसेंसस क्रिएट करना है तो हमें कम से कम माजी का इतराफ़ गलतियों का ज़रूर करना चाहिए। देखिए, मैं ये चीज़ ये भी बार बार रिपीट करता हूँ कि अटोनमेंट बग़ैर कन्फेशन के नहीं होती। बख्शिश जो है उसके लिए पहले अपने गुनाहों का इतराफ़ करना पड़ता है। लेकिन खालिद साहब, सियासतदान तो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करते हैं, बल्कि नाकर्दा गलतियाँ, नाकर्दा गुनाह उसका भी कफ़ारा अदा करते हैं, बार बार जेल जाते हैं। लेकिन ये जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिनकी तरफ नवाज शरीफ साहब ने इशारा किया है, जिनकी तरफ जस्टिस काजी फाजीसा ने भी अपनी जजमेंट में इशारा किया, इनका तो एहतसाब नहीं होता। देखिए मियां मीर साहब, अगर आप देखें तो एहतसाब जो है आपकी तारीख में भी हुआ है। आप जनरल मुशर्रफ का एग्जाम्पल ले लें, वो तो ट्रायल ही पूरा नहीं हुआ। नहीं, ट्रायल की छोड़ें बात जो है, आप देखें किधर नवाज शरीफ किधर है और वो किधर है। हाँ। नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, वो तो नहीं सुरखरू हुआ। लेकिन नवाज शरीफ लंदन बैठा ना। नहीं, नवाज शरीफ आ जाएगा, 21 अक्टूबर को आ रहा है वो वापस, इंशाल्लाह। नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला वापस आ रहा है। और मैं बार बार जो कहता हूँ कि मेरा लीडर वापस आएगा, चौथी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म बनेगा। तो सबसे बड़ी सियासतदानों की जो कसौटी है जिसके ऊपर वो उतरते हैं, पूरा उतरते हैं, वो ये है जो जिसमें नवाज शरीफ पूरा उतर रहा है। जो बयानिया उन्होंने दिया है चंद दिन पहले, उस बयानिया के साथ वापस आएंगे या उधर छोड़ के आएंगे वो बयानिया? नहीं, बयानिया हमारा, मैं देखें बयानिया जो है, एहतसाब का बयानिया जो है, मैं समझता हूँ कि जो मैंने मुशर्रफ की जो मिसाल दी है, जनरल मुशर्रफ की मिसाल दी है, या और भी लोगों के बड़े नाम लिए जा सकते हैं कि तारीख़ में उनका नाम जो है वो जो है एक लाइबिलिटी बन गया। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लाइबिलिटी बन गया उनके लिए भी, उनकी याद के लिए भी, उनके
हवारियों के लिए भी उनके लोग डिसोन करते हैं, जो उनकी नामों की कस्में खाते थे वो डिसोन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इससे बड़ी सज़ा क्या हो सकती है तो कि तारीख में आप क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में पराया बन जाएं आप। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद नैब जो है उसने उनके खिलाफ 3 नए केस दोबारा खोल लिए हैं। ये जो आज की खबर है, तो इसके मुताबिक नैब जो है उसने जो नए मुकदमे खोले हैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, इन मुकदमात का ताल्लुक लाहौर में प्लाटों की मुबैना गैर कानूनी अलाटमेंट, ज़मीन के हसूल, चौधरी शुगर मिल्स को शेयर की मुंतकली है। और ये नैब का इकदाम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हालिया एहतसाब कानून में तरमीम के ख़ात्मे के ऐलान के बाद है। तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, एक दफ़ा फिर वही पुराने केस जिनका वो पहले भी सामना कर, उसका फिर सामना करना पड़ेगा। वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं? मियां नवाज शरीफ साहब हर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। पहले भी उसने दिलेरी के साथ अपने एहतसाब का या जो भी था जाली जो भी सिलसिले थे 90 की दहाई से लेके अब तक जो है उसने दिलेरी के साथ जो है टाइम और वक्त ने उसको सच्चा साबित किया है। जो वो बार बार वापस आता है, ये उसकी सच्चाई की सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा। ये उसकी जो इंटेग्रिटी है ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो है 3 दफ़ा कोई वज़ीर आज़म बना हो, चौथी दफ़ा उसके वज़ीर आज़म बनने की जो है वो चांसेस हों अल्लाह के फजलो करम के साथ। एक पाकिस्तान की तारीख़ क्या, दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, एक सवाल जो है वो आखिर में मैं करना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जबकि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि वो ज़रूर वापस आएंगे और उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, इस सूरत हाल में बजाय कि कुछ लोग उनके इस्तकबाल की तैयारियां करें, वो कह रहे हैं कि हम एक नई पार्टी बना रहे हैं। मेरा इशारा है आपके और हमारे दोस्त हैं शाहिद हकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, तो वो तो आपके साथ, आप उनके साथ गवर्नमेंट में रहे हैं। तो ये क्या इस वक्त जबकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एक नई पार्टी बनाएंगे, तो किसी नई पार्टी की गुंजाइश है? देखिए, मैं बसीयत एक मुस्लिम लीग के वर्कर के, नवाज शरीफ के वर्कर के, मुझे बड़ा दुख है मेरे इस बात से, जो आप बात कर रहे हैं, मुझे इस पर बड़ा दुख है कि कोई भी शख्स जो है वो कभी सोचे भी। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मैं शाहिद साहब की या मिफ्ता की नहीं बात कर रहा। मेरी नवाज शरीफ के साथ जो रफ़ाकत है वो उसके दो बाब हैं। एक वो जो नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक़ था जो तालिब इल्मी के ज़माने से चल रहा था। उसके बाद मेरा सियासी वैल्यू एडिशन, जिसको आप कहते हैं, वैल्यू एडिशन होगी बीच में। तो मैं अपने ताल्लुक़ या अपनी पार्टी के साथ ताल्लुक़ को जो है वो अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। मैं अपनी पार्टी के बग़ैर, अपने लीडर के बग़ैर जो है मेरे ज़हन में कोई तसव्वुर भी नहीं है सियासत का। बिल्कुल क्लैरिटी है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। ऐसी क्या वजह हुई है कि शाहिद हकान अब्बासी साहब जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो इलेक्शन हार गए, उनको लाहौर से इलेक्ट कराया गया, वो कहते हैं मैं इस पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ? क्या हुआ है? सर, मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपके प्रोग्राम में बैठ के ये बातें करना जो है ना, मेरा शाहिद के साथ ताल्लुक़ है, मिफ्ता के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है, मेरा भी है, मैं आपका भी ताल्लुक़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ तो नवाज शरीफ साहब का है। मैं इस चीज़ को मौजू नहीं बनाना चाहूँगा। अच्छा, मैं इस चीज़ को मौजू नहीं बनाना। आप मेरे सारे व्यूज़ जानते हैं, आप मुझे, मेरा ख्याल है जितने भी एंकर व्यूज़ के अलावा खबरें भी सारी जानता हूँ। आपने अपने मैंने अभी जो आपने मुझसे बात पूछी है उसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहता हूँ कि मुझे नोट कोई नहीं आया था मियां नवाज शरीफ की तरफ से। अच्छा, जो आया है मीडिया में आया है कि मियां नवाज शरीफ ने नोट भेजा था, उसमें टाइम टेबल था, ये था वो था, मुझे कोई नोट अच्छा नहीं था। मेरे नाम लेके मेरा ख्याल है कहा गया है मीडिया के अंदर कि जी मुझे कोई नोट आया, मुझे कोई नोट नहीं हमारे प्रोग्राम में नहीं कहा गया। नहीं, आपके प्रोग्राम नहीं है, मुझे कोई नोट नहीं आया। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो पार्टी की यहाँ पे कुछ लीडरशिप का, साथियों का जो ओपिनियन था, मियाँ साहब वहाँ पे गए, मियाँ साहब ने उसको इतना साथ शर्त आयद करके
तो वो कि भाई कोई इसमें कोई हमने सौदेबाजी नहीं करनी, क्विड प्रो को कोई बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है उसकी अल्टीमेटली अप्रूवल दी है। इनिशिएटिव जो है वो हमारा था, उसकी अगर वो जिम्मेदारी है तो मैं बसीर पार्लियामेंट्री लीडर जो है कबूल करने को तैयार हूँ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने आज कुछ बातें जो हैं वो कोई बड़ी एहतियात के साथ बताई हैं। कुछ दिन गुजरने दें, कोशिश करेंगे ये थोड़ा खुल के अपने असली सियालकोटी स्टाइल है उसमें सब कुछ बता दें, और मुझे उम्मीद है बता देंगे। सियालकोटी स्टाइल पूछियो, मैं सियालकोटी स्टाइल जवाब दे रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, और अब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र साहब से, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में जो पीटीआई पिटीशन है वापस ली। उनसे पूछेंगे उन्होंने वापस क्यों ली है। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। जैसा कि आप जानते हैं कि जब फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट आई तो उस वक्त फेडरेशन ने भी इस जजमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की और तहरीक इंसाफ ने भी फ़ाइल की। इसके अलावा भी कुछ जो सियासतदान थे उन्होंने भी की फ़ाइल की। लेकिन आज न सिर्फ फेडरेशन ने अपनी रिव्यू पिटीशन जो है वो वापस ले ली, बल्कि तहरीक इंसाफ ने भी अपनी रिव्यू पिटीशन वापस ली। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान अली ज़फ़र साहब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद इस पिटीशन को वापस लेने का वहाँ पे ऐलान किया। तो अब हम बात करेंगे इस मामले पे जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। बस एक सिंपल सा सवाल है कि पहले तहरीक इंसाफ ने इस मामले पे रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की और अब वापस ले ली, तो ये चेंज ऑफ हार्ट था, चेंज ऑफ माइंड था, या हालात चेंज हो गए तो उस पर आपने को फैसला किया? कुछ हमें आप ब्रीफ करेंगे कि ये रिव्यू पिटीशन वापस क्यों ली गई है? मैं बताता हूँ। ये जो जजमेंट आई थी फैज़ाबाद धरना केस पे जी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने डायरेक्शंस दी थी, बहुत सारी हिदायत दी थी मुख्तलिफ इदारों को, और ये कहा था कि आपने इस किस्म की सिचुएशन में क्या इक़दाम उठाने हैं। वो सारी डायरेक्शंस जो हैं वो आखिरी पैराग्राफ जो जजमेंट का है उसमें ज़िक्र किया गया है जी, जो आज पढ़ी भी गई जी। जहाँ तक हुकूमत के उस वक्त हुकूमत ने फ़ाइल की थी अटॉर्नी जनरल साहब के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिव्यू पिटीशन, वो रिव्यू पिटीशन मेरिट्स पे थी और उसमें जजमेंट पे चैलेंज किया गया था कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की थी और पैमरा ने भी की थी, जिसमें यही बहस थी कि बहुत सारी गलतियां हैं। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, मैंने जब मुझे कहा गया कि आप इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल करें, तो मैंने देखा कि इस जजमेंट में कोई ख़राबी नहीं नज़र आई मुझे, सिवाय इसके कि कुछ ऑब्जर्वेशंस थी पीटीआई के बारे में। वो जो पहले धरना 2014 का धरना आपको याद है, हाँ, उसके बारे में कुछ जिक्र था। तो मेरा ख्याल था कि वो उसको क्लैरिफाई किया जाए। तो मैंने चूँकि पार्टी नहीं थी पीटीआई, तो मैंने एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें मैंने दरख्वास्त की थी अदालत को कि मुझे भी सुना जाए, यानी पीटीआई को भी सुना जाए। लेकिन ये 4 साल पहले की बात है। उसके बाद 4 साल में बहुत सारे इवेंट्स हो गए, तो अब उन ऑब्जर्वेशंस की या वो उस डिबेट की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए मैंने वो अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली, जिसमें मैंने कहा था कि पार्टी बनना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी रिव्यू पिटीशन जो मेरिट्स पे थी वो भी वापस ले ली, ये कह के कि हमें अब ज़रूरत नहीं, हम अब इस एग्रीमेंट जो जजमेंट है उसे हम आमादा हैं, उसे हम मानते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी किया। तो डिफरेंस जो पीटीआई की पिटीशन थी उसमें और जो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी वो ये थी कि हमने मेरिट्स पे चैलेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ उस हद तक चैलेंज किया था कि एक पैराग्राफ में जो 2014 का धरना था उसका जिक्र किया था और हम एक्सप्लेन करना चाहते थे अदालत में कि वो धरना हमने फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ के लिए लिया था, वो कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं लिया था। अच्छा, अब तो ये इस हद तक हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमें अब पार्टी बना दिया जाए। थोड़ा सा जरा तो ये बता, अब मैंने वो वापस ले लिया। ठीक है, ये बता दें कि ये कहना सही नहीं है कि ये जो धरना केस में काजी फैज़ल साहब की जजमेंट थी, उसके बाद फिर उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने
उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का हुक्म दिया, क्या ये दुरुस्त नहीं है? जी, अगर आप फैक्चुअल जो टाइमलाइन देखें तो आपकी बात दुरुस्त है कि टाइमलाइन तो यही है कि पहले ये जजमेंट आई थी और फिर ये रेफरेंस फाइल हुआ था। तो यकीनी तौर पे ये रेफरेंस जो फाइल हुआ था वो उसके बाद ही हुआ था, तो आप उसकी डिबेट कर सकते हैं कि वो इस वजह से था या किसी और वजह से था, लेकिन जो एक्चुअल हकायक हैं वो यही है कि टाइमलाइन इसी तरह थी। उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ही उनकी ही एडवाइस के ऊपर ये फाइल हुआ था। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा ज़रा, और मुझे ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। आप कह रहे हैं कि उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे फ़रोग नसीम साहब, उनकी एडवाइस पे ये फाइल हुई, लेकिन फ़रोग नसीम साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ज़रा मुख्तलिफ है। ज़रा सुने, ज़रा फ़रोग नसीम साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा आप सुन लें ज़रा। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। तो ये आपने सुना कि अली ज़फ़र साहब वो कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने सुबह सुबह कॉल करके बुलाया और उन्होंने कहा इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करो। ये हो सकता है वो सच कह रहे हों, मैं चूँकि जानता नहीं, लेकिन सर्टेनली लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस तो ज़रूर उसमें शामिल हुई होगी। अच्छा, क्योंकि ये ऐसा मामला था जिसमें मुझे यकीन है कि लॉ मिनिस्ट्री भी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुशावरत के बगैर तो ये फाइल नहीं हो सकता। उनका एक अच्छा, मैंडेट है कि वो इसमें मैं एक ज़िमनी सवाल छोटा सा इसलिए करूँगा क्योंकि मैं भी इसमें को थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि मैंने जब अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था काजी फाजिसा साहब के ख़िलाफ़, तो मैंने एक कॉलम लिखा जो रोज़नामा जंग में शाया हुआ और मैंने उसमें वार्न किया कि काजी फाजिसा साहब के ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है, ये मत करें। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बुलाया और इत्तफाक से नईमुल हक साहब उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद थे और एक और हमारे साफ़ी दोस्त भी मौजूद थे। तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि यार ये आपको किसी ने गलत बताया, हम काजी फाजिसा साहब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे तो मईशत जो है वो बहाल करनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जजों से लड़ता फिरूँ। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रेफरेंस फाइल हो गया। तो ये इमरान खान साहब को कहीं से दबाव तो आया होगा ना, या किसी ने कन्विंस तो किया होगा ना कि भाई आपको ये काम करना है। जी, बिल्कुल हो सकता है, इस पर बाकायदा एडवाइस दी होगी उन्होंने, क्योंकि ये अज़ खुद तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, जब मुझे कहा गया था कि आप ये रिव्यू फाइल करें, तो मुझे तो उस जजमेंट में कोई ऐसी इशू नहीं नज़र आया था जिसके तहत रिव्यू फाइल हो, इसलिए मेरिट्स पे हमने चैलेंज ही नहीं किया था। तो इसलिए हो सकता है कि ये रेफरेंस फाइल करने में कोई एडवाइस हुई हो, कोई डायरेक्शन हुआ हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये लॉ मिनिस्टर साहब ही बता सकेंगे बेहतर, या अटॉर्नी जनरल साहब बता सकेंगे बेहतर कि क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है। आपने भी अपना एक एग्ज़ाम्पल दिया, उससे तो नज़र आता है कि इमरान खान साहब को इसका बिल्कुल इरादा नहीं था फ़ाइल करने का रेफरेंस। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब वो क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल हो रहा था, आपको याद है कि एक जजमेंट, इसके बाद रेफरेंस के बाद एक जजमेंट आई और जजमेंट के बाद दूसरी जजमेंट आई और फिर एक क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल करना था। तो उस वक्त ज़रूर मैंने इसको अपोज़ किया था क्यूरेटिव रिव्यू का, बिकॉज तब तक मैं इसमें मुझे एक ओपिनियन फॉर्म करने का कहा गया था। तो इसलिए लेकिन जो पहले वाले वाक़यात हैं उसका मुझे डायरेक्टली इल्म नहीं, इसलिए मेरा ख्याल है किसी के ख़िलाफ़ या किसी के फेवर में कोई गुफ्तगू शायद ना कर सकूं। अच्छा, ये बताएं अली ज़फ़र साहब, आपके ख्याल में क्या ये मुकदमा इतना इम्पोर्टेंट है मौजूदा हालात में कि आइंदा जब इसकी समाअत हो और फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट पे अमल दरामद का मसला उठाया जाए, तो इस मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच की कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर करना चाहिए, जिस तरह के पहले भी फुल बेंच की कार्रवाई को भी नशर किया गया? हामिद मीर साहब, मेरे लिहाज से ये काफ़ी अहम मुकदमा तो ज़रूर है, लेकिन इस जगह पे मैं एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। एक सबसे अहम जो मुकदमा है, जो मुकदमा इतना अहम है कि उससे अहम मुकदमा कोई इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, और वो मुकदमा
सिर्फ वो उसमें आईनी मसला नहीं, वो मुकदमा मेरा और आपका मुकदमा भी है। हाँ। और वो है 90 दिन के इलेक्शन का मुकदमा। बिल्कुल। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। मेरी नज़र में उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट को उठाना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम गुजर रहा है, और उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। और उसको बेशक बराह रास्त दिखा दें, लेकिन बराह रास्त दिखाने का एक मैं आपको और पॉइंट बता दूं, क्योंकि आज मैं केस में था जहां इसकी बात हुई थी बराह रास्त दिखाने की, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि अभी उसके ऊपर कमेटी बैठेगी और वो बैठ के अभी फैसला करेगी कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो वो पहला सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट था, अभी उसकी डिटेल जब रूल्स आएंगे तो फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सा मुकदमा बराह रास्त दिखाना है और कौन सा नहीं। तो वो तो मामला एक आगे जगह चल रहेगा, लेकिन ये जो 90 दिन वाला केस है ना हामिद मीर साहब, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे मसलों का और हर मसले का हल होता है। इस वक्त जितने मसाइल हैं उसका हल मेरी नज़र में इलेक्शन ही है। ये आपने एक बड़ी अहम बात की है और यकीनन ये जो मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द टेकअप करना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद, लेकिन वक्फे से पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि कल 12 रबीउल अव्वल है और इस वक्त आपको मेरे पीछे जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस पर चिरागा भी किया गया है। और जो दुनिया भर के मुसलमान हैं वो 12 रबीउल अव्वल को बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल का एक पैगाम ये भी है कि हमें अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक भी गुजारनी चाहिए। और जो पहला एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाके मदीना की सूरत में दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी बड़ा एहतराम होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हल्फ लिया जाता है उसका भी बड़ा एहतराम होना चाहिए, जिसका जिक्र फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में भी है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये बताएं कि हम वक्फे से पहले 90 दिन में इलेक्शन की बात कर रहे थे। आर्टिकल 224 के मुताबिक तो इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने तो डेट दे दिया जनवरी के आखिरी हफ्ते की। आखिरी हफ्ते में भी डेट हमें नहीं दी, उन्होंने हफ्ता दे दिया। और अब कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस जो है वो ये कहना शुरू हो गया कि जनवरी में सर्दी बड़ी पड़ती है, कुछ इलाकों में बर्फ़बारी होती है, तो इसको मज़ीद आगे ले जाएं। तो अगर ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन नहीं होता और इसको मज़ीद आगे ले जाया जाता है, तो क्या उसके बाद फिर इस इलेक्शन की कोई लेजिटिमेसी, कोई इसकी जो आइनी और कानूनी हैसियत है वो बरकरार रहेगी? हामिद मीर साहब, तीन बातें करूंगा मैं इस पे। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 90 दिन से आगे तारीख देने का जवाज़ ही नहीं था। जो उन्होंने जनवरी की भी डेट दी, मेरे मुताबिक ये गैर आइनी है, क्योंकि वो 90 दिन के टारगेट डेट से बाहर है जो आइन कहता है। दूसरी बात यह है कि हमारा आइन भी ये कहता है और जजमेंट्स भी ये कहती हैं कि जो तारीख देनी है इलेक्शन की, नेशनल असम्बली के इलेक्शन की, अगर प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करेंगे नेशनल असम्बली तो वो तारीख जो है इलेक्शन की वो प्रेसिडेंट नहीं देनी है। तो इलेक्शन कमीशन का डेट देना वैसे ही गैर आइनी और कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि खुशाइन बात है, जो मुझे खुशी होती है कि कम अज़ कम कोई तो डेट दी, एक तारीख तो दे दी जो इलेक्शन कमीशन है उसने, जिसमें उसने कहा कि हम तैयार हैं, चाहे वो गैर आइनी हो, कानून के ख़िलाफ़ हो, लेकिन कम अज़ कम उनका एक पॉइंट तो आ गया जहां हम इलेक्शन की डेट को देख सकते हैं। अब आपका सवाल ये था कि अगर इससे भी मज़ीद डिले होता है और सुप्रीम कोर्ट इन द मीन टाइम अपनी कोई ऑर्डर नहीं देता और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता और इलेक्शन लेट होता है, तो क्या वो इलेक्शन कानून के मुताबिक होगा कि नहीं? मेरी नज़र में इलेक्शन जब भी होगा वो कानून के मुताबिक ही होगा, क्योंकि वो इलेक्शन है। और आइन में एक शिक है जो कहती है कि अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाए इलेक्शन में तो इलेक्शन वो वैलिड ही होगा। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई, ठीक है, इलेक्शन को डिले किया गया, लेकिन वो फिर उसको कॉन्डनेशन मिल गई, ठीक है, इलेक्शन के डिले को, और वो वैलिड हो गया। ठीक है, तो वैलिड तो रहेगा, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि आप पहले से ही कह दें कि मैं इसको डिले कर रहा हूँ और ये वैलिड बन जाएगा। आपको 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी वजह हो जाए
जहाँ हफ्ता 10 दिन आगे चला जाए तो उसको आप फिर कह सकते हैं कि वो इलेक्शन वैलिड है। अच्छा, हम आइन की बहुत से आर्टिकल्स का आजकल जिक्र करते हैं, 224 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आइन में और भी आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाए। तो आपकी पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं उनको पिछले दिनों कहीं ना कहीं से गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी को अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, और ये मामला, इसको हम कहते हैं जबरी गुमशुदगी, और इस पर तो हम बहुत दफ़ा बात करते रहे हैं, और इस पर एक लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान में इन्फोर्स डिसअपीरेंसेस की। और आजकल इस्लामाबाद में जो PNCA है वहाँ पे एक तस्वीरी नुमाइश हो रही है इस हवाले से। तो अली ज़फ़र साहब, मैं थोड़ी सी अपने नाजरीन को छोटी सी एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तस्वीरी नुमाइश जो है, ये इसमें जो लापता अफराद के लवाहकीन हैं वो सियासतदानों के बारे में उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में सजी इस तस्वीरी नुमाइश में रंजो अलम और इंतज़ार के न ख़त्म होने वाले माहो साल दिखाए गए हैं। आमना मसूद जंजुआ के शोहर को जबरी लापता किए 18 साल बीत गए। तवील जद्दोजहद करने वाली बाहिम्मत खातून ने अपने कर्ब को कैनवस पर उतार दिया। आर्ट गैलरी की दीवारों पर मुख्तलिफ सियासी अदवार में लवाहकीन से किए गए वादे और इंसाफ की फराहमी के दावों की झलक तो दिखाई देती है, लेकिन अमल दरामद सिर्फ एक ख्वाब। ये वो सवाल हैं जो कि मैंने तस्वीरों की शक्ल में, कोलाजेस की शक्ल में और जजेस की स्टेटमेंट्स की शक्ल में, कि जजेस ने कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, मगर क्या उनसे मुझे कोई फ़ायदा हुआ? क्या मुझे इंसाफ और सच मिला? तो जुल्म की इंतहा है। यानी जो सियासी जो लोग हैं उनकी सुबह पिटिशन फाइल होती है और दिन को जो है ना वो फिक्स हो जाती है और हेयरिंग भी हो जाती है और उनको इंसाफ मिल जाता है। हम 18 साल से ये जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसाफ की भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जबरी लापता अफराद की बाजियाबी न होना लवाहकीन के दिन रात का सुख चैन लूटने को काफ़ी है, और वो उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाए जाने के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अरशद खान के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपकी पार्टी के बहुत से रहनुमा आजकल लापता हैं, उसमें उस्मान डार साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, शेख रशीद साहब का ताल्लुक PTI से नहीं है लेकिन वो आपके इत्तेहादी हैं, उनके बारे में भी रावलपिंडी पुलिस अदालत में कह रही है हमें नहीं पता, लेकिन फिर कुछ ना कुछ दिन बाद इनके केस लग जाते हैं, अदालत में इनको सुना जाता है। लेकिन जिन लोगों के जो प्यारे हैं वो 18-18 साल से, 12-12 साल, 10-10 साल से लापता हैं, उनका शिकवा है कि अदालतें, ये जो सियासतदान है इनका केस लगा देती हैं, हमारा केस नहीं लगता। इसके बारे में बतौर एक वकील के आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत पुरानी डिबेट है और ये डिबेट ज़िंदा रहनी चाहिए। इसमें कभी ना कभी अमल ज़रूर होना चाहिए और होगा। ये एक बड़ा इशू रहा है कि आपके पॉलिटिकल केसेस, सियासी केसेस, बाकी सारे मैटर्स तो आपके लग जाते हैं और उनकी शायद रिलीफ भी मिल जाता है अगर आप इम्पॉर्टेंट शख्स होंगे, लेकिन जो एक आम शहरी है उसके केसेस सुने भी नहीं जाते। उसके अगर वो फॉल्स जो डिसअपीयरेंसेस की आप बात कर रहे हैं, वो डिसअपीयरेंसेस भी उनकी रहती हैं और उनके मुकदमे नहीं लगते। ये इशू इनफैक्ट रेज़ किया गया है और हमारे जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी इसको देखा है और कहा है कि मैं जो इंसाफ के तकाज़े हैं पूरे करते हुए मैं इंश्योर करूंगा कि आम शहरी भी जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि अदालतें उन्हीं के लिए होती हैं। ठीक है। मेरी नज़र में ये एक बड़ा अहम मामला है और आर्टिकल 4 और आर्टिकल 9 आप अगर सिर्फ आइन का पढ़ लें जी, वो बार बार पढ़ना ज़रूरी है, तो उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है कि हर शहरी का एक राइट है, एक बुनियादी हक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसकी हिफाजत करना स्टेट का, और स्टेट में अदालत भी होती है, स्टेट में हुकूमत भी होती है, स्टेट में हर इंस्टीट्यूशन होती है जो स्टेट का काम कर रही है, तो पार्लियामेंट भी होता है। वो सारे लोग, सारे का फ़र्ज़ है कि वो ये जो बुनियादी हक है और जो हिफाजत है अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की, अपने माल की, उसको पूरा करे और उसको, और हमारा भी एक छोटा सा फ़र्ज़ था, लेकिन बहरहाल नहीं हो रहा। हमारा भी एक छोटा सा फ़र्ज़ था, हमने भी वो अदा कर दिया और आपकी खिदमत में भी पेश किया और पूरी कौम की खिदमत में पेश कर दिया
कि आईन पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो आर्टिकल्स नहीं हैं जिसका जिक्र हमारी सियासी जमातें और सियासतदान करते हैं। पूरे का पूरा आइन इंपॉर्टेंट है और आइन के हर आर्टिकल पर अमल दरामद होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।